हेलो एवरीवन, मेरा नाम करण शर्मा है। मैं केयर सेल्स अकेडमी में ऑटोमोबाइल ट्रेनर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरिंग। गाड़ी में कितनी टाइप की वायरिंग होती है और कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, फर्स्ट हमारी आती है इंजन वायरिंग। सेकंड हमारी आती है पीडीसी वायरिंग, जिसको हम बोलते हैं पावर ड्रेन। थर्ड हमारी आती है आईपीसी। फ्लोर वायरिंग, पावर ड्रेन, पावर ड्रेन कंट्रोल। ठीक है, थर्ड हमारी आती है इंस्ट्रूमेंट पैनल कंट्रोल। उसके बाद आती है फ्लोर वायरिंग। फिर हमारी आएगी फ्रंट बम्पर वायरिंग। रियर बम्पर वायरिंग। और रूफ वायरिंग। सात तरीके की हमारे पास वायरिंग आती है गाड़ी के अंदर। इंजन वायरिंग जो इंजन में होगी, ठीक है। पीडीसी जो फ्यूज़ बॉक्स में लगी होती है, जो मेन फ्यूज़ बॉक्स जो हमारा होता है, जहाँ से सारी पावर हर एक जितने भी कंपोनेंट है, जितने भी सेंसर्स है या कुछ भी है, अगर जो पीडीसी से जाता है, जितने भी तुम्हारी लाइटें वगैरह, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी मोटर्स हैं, इन सबको जो है वो मेन फ्यूज़ बॉक्स से करंट जाता है, जिसको हम बोलते हैं पीडीसी। उसके बाद हमारा आता है आईपीसी, इंस्ट्रूमेंट पैनल कंट्रोल। इंस्ट्रूमेंट पैनल कंट्रोल वो होता है जो हमारा डैशबोर्ड आपने देखा होगा, जिसके अंदर स्टीरियो, क्लस्टर मीटर, एसी पैनल, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सबको जो कंट्रोल करता है वो हमारा आता है आईपीसी वायरिंग में। फ्लोर वायरिंग जो होती है वो फ्लोर पे होती है पूरी, ठीक है। उसके बाद फ्रंट बम्पर वायरिंग, जो भी बम्पर के अंदर लाइट या फिर सेंसर जो भी है उसमें आएगा। रियर बम्पर वायरिंग, क्योंकि कई गाड़ियों में पीछे रियर फॉग लैंप आती है और पार्किंग के सेंसर आते हैं, वो इस वायरिंग में आते हैं। और रूफ वायरिंग, रूफ वायरिंग के अंदर जो रूफ लाइट में जो लाइट आती है, रूफ के अंदर जो लाइट लगी होती है छोटी सी, किसी में आगे होती है, किसी में दो होती है और किसी में सनरूफ भी होता है, तो उसको वो आएगा तुम्हारा रूफ वायरिंग में, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है आपकी कार में हमारे पास चार कंपार्टमेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं इंजन कंपार्टमेंट, ड्राइवर कंपार्टमेंट, पैसेंजर और डिक्की, ठीक है। इसमें किस तरीके से होती है, फर्स्ट जैसे मान लीजिए ये है आपका इंजन, तो यहाँ पर आपकी आएगी इंजन वायरिंग, ठीक है। गाड़ी में ये जो इंजन है, यहाँ पर आपकी आएगी इंजन वायरिंग। ज़्यादातर गाड़ियों में सेंटर में ईसीएम होता है, कुछ गाड़ियों में इस तरफ होता है, हम सेंटर में लेके चलते हैं, ठीक है। तो इंजन वायरिंग जो पहले कनेक्ट होगी वो होगी हमारी ईसीएम से कनेक्ट। उसके बाद ईसीएम से ही कनेक्ट होके वायर आएगी, ये होता है हमारा पीडीसी, जिसे हम बोलते हैं फ्यूज़ बॉक्स। इसके साथ कनेक्ट होगी पीडीसी की वायरिंग, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा जो पावरफुल वायरिंग होती है वो होती है हमारी पीडीसी की, क्योंकि पीडीसी की वायरिंग क्या होती है, ईसीएम के साथ भी कनेक्ट है,
इंटीरियर में भी कनेक्ट है और बाहर के जो आपकी यहाँ पर हेडलाइट है दोनों, इसमें भी कनेक्ट होती है। ठीक है, ECM भी आ गया इसमें। BCM होता है, ये BCM में भी कनेक्ट होती है और स्टीयरिंग में भी कनेक्ट होती है। सर मान के चलो फिर ये PDC जो है सारा ड्राइवर सेक्शन और इंजन सेक्शन में पूरा कनेक्टेड। हाँ, पूरा ये तुम्हारा इंजन में भी कनेक्टेड है, ड्राइवर के पास भी है, BCM में भी कनेक्ट है और उसके बाद आगे की जो हेडलाइट वगैरह है इन सब में भी कनेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर जैसे ये आ गया डैशबोर्ड, स्टीयरिंग, यहाँ आ गया आपका स्क्रीन। जो आगे वाला डैशबोर्ड है ना सर, डैशबोर्ड जो गाड़ी में आगे लगा होता है, जहाँ बैठते हो सामने जो प्लास्टिक का होता है जिसमें स्टीरियो लगा होता है और क्लस्टर मीटर होता है, उसे डैशबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड के अंदर एक बीम लगी होती है लोहे की, जो यहाँ से लेकर पूरे में आती है। इस बीम के ऊपर जो वायरिंग आएगी यहाँ से, जो इसमें भी कनेक्ट है, इधर क्लस्टर मीटर में भी कनेक्ट है, आपके एयर बैग में भी कनेक्ट है, इन सब के साथ जो कनेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं IPC। ठीक है, ये सारी वायरिंग पहले बता दूं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि सबके साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी वायरिंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। सर रोड को तो इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं क्या? रॉड को नहीं बोलते, रॉड को क्या, वो तो सिर्फ लोहे की रॉड है, जिसके ऊपर डैशबोर्ड लगा है वो सिर्फ लोहे की रॉड है। उस रॉड के ऊपर से वायरिंग आती है, जो कि वायरिंग को स्टेबल करके रखते हैं कि वहाँ पर लॉक की जाए ताकि वायरिंग हिले नहीं, क्योंकि अगर वायरिंग हिलेगी तो हिल के टूट जाएगी और कनेक्शन जितने भी है वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है फ्लोर वायरिंग। फ्लोर वायरिंग आपकी शुरू से लेकर डैशबोर्ड से लेकर एंड तक होगी। किसी गाड़ी में कंप्लीट होती है, किसी गाड़ी में बीच में जॉइंट होता है, लेकिन इसको फ्लोर ही बोलते हैं। जो पूरी आगे से डैशबोर्ड से लेकर पीछे डिग्गी तक जो नीचे से वायरिंग जाती है उसको हम बोलते हैं फ्लोर वायरिंग। ये भी कनेक्टेड होती है। ये वायरिंग तुम्हारी PDC से भी कनेक्ट होगी और ये वायरिंग हमारी IPC से भी कनेक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो आपका फ्रंट बम्पर है, फ्रंट बम्पर के अंदर जो वायरिंग आती है, ये भी आपकी PDC के साथ यहाँ पर कनेक्ट होगी। ठीक है, और रियर की जो वायरिंग है रियर बम्पर में, सर ये रियर बम्पर की वायरिंग जो है फ्लोर से आएगी या रूफ से? फ्लोर से ना? ये जो कनेक्ट होगी ये आपकी कनेक्ट होगी फ्लोर वायरिंग में। ठीक है, उसके बाद जो छत में हमारा यहाँ पर जो छत पे जो सनरूफ है, इस सनरूफ में जो मोटर लगी होती है, इसकी वायरिंग भी हमारी फ्लोर के साथ ही कनेक्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं रूफ वायरिंग। सारा वायरिंग तो फ्लोर के साथ ही कनेक्ट? सारी चीज़ें नहीं, फ्लोर के साथ तुम्हारी क्या है, ये जितनी भी वायरिंग है ये सारी वायरिंग एक्चुअल में PDC के साथ कनेक्ट होती है, क्योंकि PDC ही एकलौती ऐसी चीज़ है जो पूरी गाड़ी में पावर जो है वो डिवाइड करता है, सबको बांटता है, सबको देगा। ये सारा काम PDC का होता है। तो जितनी भी वायरिंग आती है सारी वायरिंग PDC के साथ कनेक्ट होती है। इंजन वायरिंग ECM के थ्रू होगी PDC के साथ कनेक्ट। ठीक है, उसके बाद BCM के साथ IPC भी हो गई और फ्लोर भी हो गई। फ्लोर के साथ आपका रियर बम्पर भी आ गया और इसी PDC के साथ फ्रंट बम्पर भी आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं ना सर? हाँ, ट्रांसफार्मर होता है, ये एक टाइप का ट्रांसफार्मर ही है जहाँ से सारी पावर सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, इसीलिए इसे बोला जाता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, पावर ड्रेन सेंटर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, यही इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इतने टाइप की आपके पास जो है वो वायरिंग मिलेगी। जितनी भी ये वायरिंग है इन सबको करने में और ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक ही वायरिंग के अंदर तकरीबन 200-300 इतनी वायरिंग होती है। एक गुच्छा बन जाएगा जिसके अंदर टेप लगा के दी जाती है, उसी वायरिंग को ढूंढना पड़ता है। ढूंढना, और इलेक्ट्रिकल काम में मैंने अब तुम लोगों को पहले ही बोला था कि चीज़ों को सॉल्व करना बहुत आसान है,
ढूंढना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। कितने भी फॉल्ट हों उसमें 3 ही प्रॉब्लम आएगी। मैंने पहले ही कहा था इलेक्ट्रिकल में सिर्फ 3 ही प्रॉब्लम आती है, या तो पॉजिटिव नहीं आएगा, या नेगेटिव नहीं आएगा, या फिर कंपोनेंट ख़राब है। बट ये ढूंढना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादातर जितने भी एक्चुएटर है या मोटर है, इसके अंदर क्या होता है कि मोटर के अंदर ग्राउंड जो होता है वो बॉडी से आता है, ठीक है। चेक करना हो तो प्लग को अगर आप क्या ना मल्टीमीटर लगा के चेक करेंगे, अगर वोल्टेज आ रही है तो कंपोनेंट ख़राब है, अगर वोल्टेज नहीं आ रही है तो कंपोनेंट ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या नहीं आ रहा, नेगेटिव नहीं आ रहा या पॉजिटिव नहीं आ रहा। नेगेटिव ढूंढना भी आसान है, क्योंकि नेगेटिव जो आता है गाड़ी में बॉडी ग्राउंड से आता है। बॉडी ग्राउंड में चेक किया, अगर वो भी आ रहा है तो सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव ही ढूंढने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इस जो आप जो काम कर रहे हैं 4 व्हीलर का, इस गाड़ी के अंदर किसी भी चीज़ में करंट चेक करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, मैं पहले बता दूं। इसमें सिर्फ ट्रेसिंग का ही सबसे ज़्यादा काम है, आपको ढूंढने में ही बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वायरिंग, अब मान लो आप काम कर रहे हैं, एयरबैग काम नहीं कर रहा, एयरबैग की कोई सी वायरिंग यहाँ बीच में से कट गई है। अब इसको ढूंढना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। पहले क्वांटिटी चेक करो, फिर रेजिस्टेंस चेक करो, नहीं मिला फिर डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा, डैशबोर्ड खोल के वायरिंग ढूंढो, एक एक वायरिंग पकड़ के आपको जाना पड़ेगा, एक एक चेक करनी पड़ेगी, तब जाके वो मिलेगी। इन केस अगर वो नहीं मिली तो फिर आपको पूरा ढूंढना पड़ेगा। इस चक्कर में आपको पूरी गाड़ी खोलनी पड़ सकती है, डैशबोर्ड खोलना पड़ सकता है, सीटें खोलनी पड़ सकती है, मैट खोलने पड़ सकते हैं। इतना मैंने पहले ही कहा है, ढूंढना सबसे ज़्यादा मुश्किल है इलेक्ट्रिकल में, सबसे ज़्यादा मुश्किल ढूंढना ही है। जिसको ढूंढने का तरीका समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, वो इलेक्ट्रिकल में पास है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? तो ये था आज का हमारा इलेक्ट्रिकल का टॉपिक जो वायरिंग के ऊपर था। और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।